देखो अपने जो चैप्टर चल रहा था उसमें कंपनी वाला, उसमें टॉपिक चल रहा था ऋण पत्रों का निर्गमन। और ऋण पत्रों के निर्गमन में हमने इतना कर लिया था कि कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन है सममूल्य पर करती है, प्रीमियम पर करती है या पट्टे पर करती है, तो उसकी एंट्रीज है क्या होती है। अच्छा, जिस प्रकार से कंपनी अंशों का निर्गमन धनराशि जुटाने के लिए करती है, ऐसे कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन भी धनराशि जुटाने के लिए करती है। लेकिन अंतर इतना सा है कि अंशों का निर्गमन करने से कंपनी को जो धनराशि प्राप्त होती है वो कंपनी की पूंजी कहलाती है, और ऋण पत्रों के निर्गमन से जो धनराशि प्राप्त होती है वो कंपनी के द्वारा लिया गया ऋण कहलाता है, लोन कहलाता है। लेकिन दोनों ही माध्यम ऐसे हैं जिसमें कंपनी को धनराशि की प्राप्त होती है। तो मुख्य रूप से तो कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन धनराशि जुटाने के लिए ही करती है, लेकिन कई बार कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है लेकिन धनराशि जुटाने के लिए नहीं, बल्कि प्रतिफल में भुगतान करने के लिए। अंशों में भी ऐसा होता है, कंपनी अंशों का निर्गमन भी कई बार धनराशि जुटाने के लिए नहीं बल्कि प्रतिफल में भुगतान करने के लिए करती है। ऐसी कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन भी करती है जिसमें कंपनी को ऋण पत्रों के निर्गमन से कोई धनराशि प्राप्त नहीं होती है, बल्कि प्रतिफल में भुगतान करने के लिए कंपनी ऐसा करती है। प्रतिफल का मतलब है कि यदि कोई कंपनी के द्वारा कोई स्थायी संपत्ति खरीदी जाती है, जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, तो कंपनी क्या करती है, उस संपत्ति के विक्रेता को नकद भुगतान न करके बदले में ऋण पत्रों का निर्गमन कर देती है। तो इसे हम कहते हैं प्रतिफल के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। अच्छा, स्थायी संपत्ति क्रय की जाती है और बदले में जो ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं, ऐसे जो ऋण पत्र है वो तीन प्रकार से निर्गमित किए जा सकते हैं। सममूल्य पर निर्गमित किए जा सकते हैं, यानी कि सममूल्य पर यानी कि इश्यू एट पार, यानी कि जितने मूल्य का ऋण पत्र है उतने मूल्य पर। दूसरा प्रीमियम पर निर्गमन, जिसमें ज़्यादा मूल्य पर जारी करती है। और तीसरा है बट्टे पर, कम मूल्य पर जारी करती है। यानी कि प्रतिफल में जो भुगतान किए जाते हैं, प्रतिफल में भुगतान करने के लिए कंपनी ऋण पत्रों का जो निर्गमन करती है वो सममूल्य पर, प्रीमियम पर या बट्टे पर किसी भी रूप में कर सकती है। अच्छा, तो इसे हम कहते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और कंसिडरेशन, प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन। तो इसमें हम एंट्री है वो क्या करते हैं, यदि कंपनी के द्वारा किसी संस्था से कोई स्थायी संपत्ति क्रय की जाती है, केवल स्थायी संपत्ति, तो हम एंट्री है वो क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर। कंपनी ने स्थायी संपत्ति क्रय की है लेकिन उधार खरीदी है, भुगतान नहीं किया है, तो विक्रेता को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। देने वाले को उधार खरीदी जाती है तो वेंडर है, विक्रेता है, वो क्रेडिट होता है। क्योंकि अगर नकद में भुगतान, नकद में खरीदी होती तो हम एंट्री क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डीआर टू कैश। चेक में भुगतान किया होता फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डीआर टू बैंक। लेकिन कंपनी ने चूंकि भुगतान नहीं किया है तो सबसे पहले तो संपत्ति की खरीदने की एंट्री करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर। इसके बाद में बदले में उस वेंडर को जब भुगतान किया जाता है तो फिर हम एंट्री करेंगे, तो पाने वाले को यानी कि वेंडर को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब इस वेंडर को नकद भुगतान किया जाता है तो हम क्या कर देंगे, टू कैश। चेक से भुगतान किया जाता है तो टू बैंक, और यदि डिवेंचर्स भुगतान किए जाते हैं तो टू डिवेंचर्स। ठीक है, तो हम मुख्य रूप से ऋण पत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर बदले में ऋण पत्र जारी किए जाते हैं तो एंट्री कर देंगे वेंडर अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स। ठीक है, कई बार ऐसे भी होता है कि कंपनी के द्वारा संपत्ति और दायित्व दोनों खरीद लिए जाते हैं। ऐसा तब होता है जब कंपनी है किसी अन्य कोई छोटी संस्था को क्रय कर लेती है, अधिग्रहित कर लेती है। बड़ी जो कंपनियां होती है कई बार क्या है, छोटे व्यापारिक संस्थानों को या छोटी कंपनियों को खरीद लेती है। जब छोटी कंपनियों को क्रय कर लेती है तो संपत्तियों के साथ साथ उसके दायित्व भी कंपनियों के द्वारा खरीदे जाते हैं। ठीक है, और बदले में उसके बदले में ऋण पत्र जारी किए जाते हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे, अगर संपत्ति और दायित्व दोनों क्रय किए जाते हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे,
एसेट्स को तो हम डेबिट करेंगे ही करेंगे, और लायबिलिटीज भी है तो लायबिलिटीज को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बाकी जो डिफरेंस आएगा उतनी राशि से उसको ऋण पत्र है वो निर्गमित कर दिए जाएंगे। हाँ, इसमें वेंडर की जगह क्या, वेंडर आ जाएगा इसमें पहले, क्योंकि भुगतान तो हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे, और वेंडर विक्रेता को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे डिफरेंस की राशि से। ठीक है, केवल ही संपत्ति खरीदी जाती है तो हम ये एंट्री करेंगे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर। लेकिन यदि संपत्ति और दायित्व दोनों खरीदे जाते हैं तो ये एंट्री करेंगे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज टू वेंडर। ठीक है, अब ये एंट्री तो हुई। अब जब भुगतान किया जाता है तो मैंने बताया था भुगतान करने पर हम क्या करते हैं, संपत्ति के खरीदने की या दायित्व के खरीदने की हमने एंट्री कर ली। अब बदले में क्या है, उसको ऋण पत्र जारी किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम वेंडर को तो डेबिट कर देंगे, बदले में उसको ऋण पत्र जारी किए जाते हैं यदि सम मूल्य वाले। यदि बदले में संपत्ति के विक्रेता को जो ऋण पत्र जारी किए गए हैं अगर वो सम मूल्य वाले जारी किए, यानी कि जितने मूल्य का ऋण पत्र है उतने मूल्य पर जारी किया गया है, तो ये एंट्री कर देंगे वेंडर अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स। तो प्रश्न में देख लेना, प्रश्न में दे रखा है कि सम मूल्य पर जारी किए तो यही एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स। लेकिन प्रश्न में दे रखा है कि संपत्ति के विक्रेता को बदले में जो ऋण पत्र जारी किए गए थे वो प्रीमियम पर जारी किए गए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट और हो जाएगा, ये एंट्री तो करेंगे ही करेंगे। साथ सिक्योरिटीज जो प्रीमियम है वो भी आपके क्रेडिट हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो बदले में संपत्ति के विक्रेता को यदि ऋण पत्र प्रीमियम वाले जारी किए जाते हैं तो हम ये एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन यदि ऋण पत्र बट्टे पर जारी किए जाते हैं तो हम एंट्री है वो क्या करेंगे, वेंडर उसको तो हमेशा डेबिट ही करेंगे। बट्टे पर जारी किए जाते हैं तो डिस्काउंट को हम डेबिट कर देंगे, एंट्री क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स, ये एंट्री कर देंगे। यदि बदले में ऋण पत्र बट्टे पर जारी किए जाते हैं तो वेंडर अकाउंट डीआर जितना बट्टा बढ़ता है उतनी राशि से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट कर देंगे और डिबेंचर्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको परिस्थितियां बताई तीन कि यदि संपत्ति खरीदी जाती है और बदले में ऋण पत्र समूल्य वाले दिए जाते हैं जब तो एंट्री कर देंगे वेंडर अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स। बदले में ऋण पत्र प्रीमियम वाले जारी किए जाते हैं तो ये एंट्री कर देंगे डिबेंचर्स वेंडर अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और बदले में संपत्ति के विक्रेता को बट्टे वाले ऋण पत्र जारी किए जाते हैं तो ये एंट्री कर देंगे वेंडर अकाउंट डीआर डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स। ठीक है, संपत्ति के साथ साथ दायित्व भी खरीदे गए हैं तो हम एंट्री क्या कर देंगे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज और टू वेंडर। वेंडर तो हमेशा क्रेडिट होगा, लायबिलिटीज को हम क्रेडिट और कर देंगे अगर लायबिलिटीज भी है तो। बाकी जो डिफरेंस आएगा उतनी राशि से हम वेंडर को भुगतान करेंगे तो फिर ये एंट्री कर देंगे। तो अब देखो आपके बुक में इस पैटर्न का एक इलस्ट्रेशन है। तो प्रतिफल के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन, इस पैटर्न का इलस्ट्रेशन मैं बता रहा हूँ आपको। पेज नंबर 205 पर आपके 12वां इलस्ट्रेशन है। इसमें दे रखा है अशोका लिमिटेड ने, ये हमारी कंपनी है, 1 अप्रैल को अनुज से 10 लाख रुपए की संपत्ति और 1,20,000 रुपए के दायित्वों के साथ चालू व्यापार खरीदा। देखो कंपनी ने संपत्ति और दायित्व दोनों को खरीदा है, चालू व्यापार यानी कि एक छोटी कंपनी थी उसको खरीद लिया, क्योंकि अगर किसी चालू व्यवसाय को खरीदा जाता है तो संपत्तियों के साथ साथ दायित्व भी आते हैं। तो एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और इसमें जो संपत्ति का विक्रेता है वो कौन है, अनुज। अब इसमें देखा है कि क्रय प्रतिफल का भुगतान 1 मई को 100 रुपए वाले ऋण पत्र निर्गमित किए गए। ठीक है, अब इसमें दे रखा है यदि निर्गमन 3 परिस्थितियां हैं, समूल्य पर किया गया हो, 10% प्रीमियम पर किया गया हो या 12% बट्टे पर किया गया हो, तो तीनों परिस्थितियों में एंट्री क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो इसमें संपत्तियां और दायित्व दोनों खरीदे गए हैं, तो पहले तो खरीदने की एंट्री फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डीआर
टू लायबिलिटीज, और वेंडर टू वेंडर, तो वेंडर की जगह नाम आ जाएगा उसका अनुज अकाउंट। तो देखो इसमें संपत्ति हमने खरीदी है वो कितने की खरीदी है, 10 लाख रुपए की, और दायित्व जो खरीदे हैं वो है 1,20,000 के। तो संपत्तियों में से दायित्व कम कर दो, बाकी जो डिफरेंस है वो कितने का आ गया, 8,80,000 का। इसका मतलब है अनुज को जो पेमेंट करना है वो कितने का करना है, 8,80,000 का। तो सबसे पहले तो संपत्ति और दायित्वों को हमने जो खरीदा उसकी एंट्री ये कर देंगे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट या टू लायबिलिटीज टू अनुज अकाउंट, यानी कि वेंडर। वेंडर इसका नाम दे रखा है विक्रेता का अनुज, तो अनुज का नाम आ जाएगा। नाम नहीं होता तो हम क्या लिख देते, वेंडर लिख देते। इसका मतलब है कि अब विक्रेता को अनुज को कितना भुगतान करना है, 8,80,000 का भुगतान करना है। अब 8,80,000 का भुगतान करना है तो भुगतान करने पर ये तो पहले नंबर पर एंट्री हो जाएगी। दूसरे नंबर पर अनुज अकाउंट डीआर, अगर इसको बदले में जो ऋण पत्र दिए जा रहे हैं, भुगतान उसको 8,80,000 का ही करना है। पहली परिस्थिति दे रखी है कि यदि बदले में ऋण पत्र सम मूल्य पर जारी किए जाते हैं। देखो ऋण पत्र का अंकित मूल्य फेस वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपए, और 100 रुपए का ऋण पत्र 100 रुपए में जारी करती है, तो हम एंट्री है वो क्या कर देंगे, अनुज अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स अकाउंट 8,80,000 रुपए से। ये तो है पहली परिस्थिति। पहली परिस्थिति जिसमें कंपनी ने विक्रेता को बदले में जो ऋण पत्र है सम मूल्य वाले जारी किए। अगर सम मूल्य वाले जारी करते हैं तो हम ये एंट्री कर देंगे वेंडर अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स, और विक्रेता का नाम अनुज है तो अनुज को डेबिट कर देंगे। अब है आपके दूसरी परिस्थिति, यदि बदले में जो ऋण पत्र है वो प्रीमियम पर जारी करते हैं, और प्रीमियम कितना है, 10%। तो प्रीमियम पर यदि ऋण पत्र जारी किए जाते हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम भुगतान करने की एंट्री, अनुज को तो हम डेबिट कर देंगे, वेंडर का नाम अनुज है तो अनुज अकाउंट डीआर, और बदले में ऋण पत्र प्रीमियम वाले दिए जा रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके क्रेडिट हो जाएगा टू डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये एंट्री हो जाएगी। अगर बदले में विक्रेता को ऋण पत्र प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं तो एंट्री हो जाएगी अनुज अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा देखो अनुज को पेमेंट तो हमारे को 8,80,000 का ही करना है, लेकिन अब इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे। देखो इसमें दे रखा है कि प्रीमियम है वो कितना दिया जा रहा है, 10%। तो ऋण पत्र का जो अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू है वो कितनी है, 100। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपए। यानी कि एक ऋण पत्र है बदले में वो कितने में दे रहे हैं, 110 में। 100 रुपए का ऋण पत्र हम 110 रुपए में दे रहे हैं, और टोटल पेमेंट है वो कितना करना है, 8,80,000 का। तो हम क्या करेंगे, 8,80,000 में 110 का भाग दे देंगे 8, तो इससे क्या हो जाएगा, ऋण पत्रों की संख्या आ जाएगी। 8,80,000 में 110 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये आपके 8,000 डिवेंचर्स आ गए। तो ये क्या है, आपके ऋण पत्रों की संख्या, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। तो इसमें बदले में अगर ऋण पत्र प्रीमियम पर या बट्टे पर जारी किए जाते हैं और संख्या नहीं दे रखी, अगर संख्या दी हुई होती तो समस्या नहीं आती, इसमें संख्या नहीं है तो सबसे पहले हमारे को संख्या निकालनी पड़ती है। और संख्या हम कैसे निकालते हैं, जितना पेमेंट करना है, पेमेंट हमारे को कितना करना है, 8,80,000 का। इसमें हम क्या करेंगे, बदले में ऋण पत्र कितने का दिया जा रहा है, 110 में, तो 110 का भाग दे देंगे। तो 110 का भाग दे देंगे तो आपके ऋण पत्रों की संख्या आ जाएगी 8,000, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो ऋण पत्रों की संख्या 8,000 आ गई। तो अब देखो इसका अमाउंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डिबेंचर्स, इसमें हमेशा ऋण पत्र की फेस वैल्यू आती है, और फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। एक ऋण पत्र की फेस वैल्यू है, अंकित मूल्य वो कितना है, 100 रुपए, और ऋण पत्रों की संख्या कितनी है, 8,000। 8,000 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपए।
100 से मल्टीप्लाई करने पर। अब आता है आपकी सिक्योरिटीज प्रीमियम। ऋण पत्रों की संख्या हमारी कितनी है 8000, और एक ऋण पत्र पर जो प्रीमियम है वो कितना ले रहे हैं 10 रुपये। 8000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 80,000। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो जाएगा आपके 80,000। इस प्रकार से संख्या निकालनी है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो इस पैटर्न में गलती होती है इसी के अंदर होती है, संख्या निकालने में। अगर हमने संख्या नहीं निकाली है तो ये अमाउंट आपके गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे को संख्या निकालनी पड़ेगी। तो दूसरी परिस्थिति, यदि बदले में ऋण पत्र प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं तो ये एंट्री हो जाएगी। और पहले हम संख्या निकाल लेंगे, संख्या निकाल करके इस प्रकार से एंट्री कर देंगे। अब देखो आपकी तीसरी परिस्थिति। तो मैंने दो परिस्थितियां बता दी आपको कि संपत्ति के विक्रेता को बदले में ऋण पत्र सममूल्य वाले जारी किए जाते हैं, तब तो ये एंट्री कर देंगे वेंडर अकाउंट डीआर टू डिवेंचर। बदले में ऋण पत्र प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं तो इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डीआर टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इसमें हमने दो परिस्थिति वाली कर ली, सममूल्य वाली और प्रीमियम 10% का। तीसरी परिस्थिति है कि यदि ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया जाता है। अगर बट्टे पर निर्गमन किया जाता है, देखो पहली जो एंट्री हमने जो खरीदी है संपत्ति दायित्व उसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, वो तो एंट्री एक ही बार करनी है। ये तो भुगतान करने की परिस्थितियां हैं। तो तीसरी परिस्थिति कि बदले में यदि ऋण पत्र बट्टे पर जारी किए जाते हैं तो हम एंट्री करते हैं वेंडर अकाउंट डीआर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डीआर टू डिवेंचर। तो वेंडर का नाम इसमें अनुज दे रखा है, तो अनुज आपके है वो डेबिट हो जाएगा। अनुज अकाउंट डीआर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स। ये एंट्री हो जाएगी कि अगर बदले में संपत्ति के विक्रेता को ऋण पत्र बट्टे पर जारी किए जाते हैं तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डीआर। तो वेंडर नाम अनुज है, तो अनुज अकाउंट डीआर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स। अच्छा, अब देखो इसमें पेमेंट है, अमाउंट है, हम कैसे निकालेंगे। देखो अब ये तो निश्चित है कि अनुज को पेमेंट तो हमारे को 8,80,000 का ही करना था। तो अनुज में इसमें अमाउंट है, इसमें तो 8,80,000 का ही आएगा। लेकिन अब ये डिस्काउंट है, डिवेंचर्स है, इसका अमाउंट है, कैसे निकालेंगे। इसका निकालने का तरीका वही है जो मैंने अभी प्रीमियम वाले के लिए दिया था। इसमें हमारे को क्या है, ऋण पत्रों की वही संख्या निकालनी पड़ेगी। ऋण पत्रों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, वही है कि हमारे को पेमेंट है वो कितना करना है 8,80,000 का, और बदले में जो ऋण पत्र है वो कितने में दिया जा रहा है। देखो वही है कि इसमें फेस वैल्यू है ऋण पत्र की वो तो है 100 रुपये, और इसमें बट्टा कितना है 12 रुपये। 12 रुपये बट्टे का मतलब है कम मूल्य पर, तो बट्टा तो कम होगा, तो 100 में से 12 रुपये कम कर दो तो कितना आ गया 88 रुपये। इसका मतलब है कि उस संपत्ति के विक्रेता को बदले में जो ऋण पत्र दे रहे हैं वो कितने में दे रहे हैं 88 रुपये में। एक ऋण पत्र मूल्य तो उसका 100 रुपये था, क्योंकि हमने 12% यानी कि 12 रुपये हो गया, तो 12 रुपये हमने बट्टा है कम कर दिया 100 में से, तो यानी कि एक ऋण पत्र हम 88 रुपये में दे रहे हैं। एक ऋण पत्र 88 रुपये में दे रहे हैं, तो टोटल पेमेंट कितना करना था 8,80,000 का। तो वही आपके ऋण पत्रों की संख्या आ जाएगी 8,80,000 में ये 88 का भाग दे दो। एक ऋण पत्र 88 रुपये में दिया जा रहा है, जितने भी दिया जा रहा है एक उसका भाग देते हैं। ये आ गया आपके 10,000। ये 10,000 क्या आ गया आपके नंबर ऑफ डिवेंचर्स, यानी कि ऋण पत्रों की संख्या। ऋण पत्रों की संख्या आ गई। अब ऋण पत्रों की संख्या आ गई तो अब हम इसका अमाउंट आराम से निकाल सकते हैं। देखो मैंने हमेशा बताया था कि डिवेंचर्स इसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है डिवेंचर्स में, और फेस वैल्यू है ऋण पत्र की वो कितनी है 100 रुपये। अंकित मूल्य तो 100 ही है, इसमें तो 100 रुपये के हिसाब से आएगा। एक ऋण पत्र का मूल्य 100 रुपये है और ऋण पत्रों की संख्या कितनी है 10,000। तो 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया आपके 10 लाख। तो इसमें तो अमाउंट है वो आपके कितना आ जाएगा 10 लाख आ जाएगा। अब आपके देखो डिस्काउंट है वो कितना दे रहे हैं, एक ऋण पत्र पर 12 रुपये, और ऋण पत्रों की संख्या कितनी है 10,000। तो 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 1,20,000। तो डिस्काउंट आपके है वो कितनी राशि से डेबिट हो जाएगा 1,20,000 से।
8,80,000 से हमने अनुज को डेबिट किया, 1,20,000 से डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल है आपके बराबर आना चाहिए। तो डिबेंचर्स में आपके अमाउंट में कितना हो गया, 10 लाख रुपये। तो इस प्रकार से ये तीसरी परिस्थिति वाली एंट्री हो जाएगी कि यदि बदले में ऋण पत्र है बट्टे पर जारी किए जाते हैं तो हम ये एंट्री करते हैं। तो बट्टे की हो चाहे प्रीमियम की हो, हमारे को सबसे पहले ऋण पत्रों की संख्या निकालनी पड़ती है, और संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना पेमेंट करना था उसमें बदले में ऋण पत्र कितने में दिया जा रहा है उसका भाग दे देंगे, तो वो ऋण पत्रों की संख्या आ जाएगी। संख्या आ जाएगी, संख्या के हिसाब से डिबेंचर्स में फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें बट्टे की राशि से बट्टा एक ऋण पत्र पर कितना दे रहे हैं, 12 रुपये, और ऋण पत्रों की संख्या कितनी है, 10,000। तो इस प्रकार से आपके कितना हो गया, 1,20,000। तो ये मैंने आपको इसका इलस्ट्रेशन बताया था 12वां। तो 12वां इलस्ट्रेशन है ये आपके कंप्लीट हो गया है, प्रतिफल के आधार पर ऋण पत्रों का निर्धारण। देखो हमने ये जो इलस्ट्रेशन किया था अभी, ठीक है, उसी पैटर्न का आपके बुक में क्वेश्चन है, आपके पेज नंबर 226 पर क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 226 पर क्वेश्चन नंबर 16, और बिल्कुल यही पैटर्न है। इसमें देखा है विष्णु लिमिटेड ने विपिन से 12 लाख रुपए की संपत्ति 1,92,000 रुपए के दायित्वों के साथ खरीदा। बिल्कुल ऐसा कैसा ही है, अमाउंट के अलग है। और 100 रुपये वाले ऋण पत्र निर्गमित किए गए यदि ऋण पत्रों का निर्गमन समूल्य पर किया जाता है, 5% प्रीमियम पर किया जाता है, या 4% बट्टे पर किया जाता है। वही तीनों परिस्थितियाँ, तो तीनों परिस्थितियाँ हैं। तो ठीक हमारे को उसी प्रकार से समूल्य वाले में तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, उसमें तो डायरेक्ट ये एंट्री जैसे की थी वैसी हो जाएगी। और प्रीमियम वाले या बट्टे वाली हम एंट्री करते हैं तो उसमें हमारे को ऋण पत्रों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो ये आपके 16वां जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी पैटर्न का है जो हमने इलस्ट्रेशन किया, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी इलस्ट्रेशन बताया इसको तो आपको रिपीट करना ही करना है, और ये पेज नंबर 226 पर 16वां क्वेश्चन है, ये भी आपको रिपीट करना है।